वेलकम फ्रेंड्स माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है और आज डेट है 23 मार्च 2026 और 23 मार्च 2026 की सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम जो है हो चुका है। इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 23 मार्च की सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न। ये वे प्रश्न है जो 100% करेक्ट क्वेश्चन है और इनका जो है हम लोग 100% करेक्ट सॉल्यूशन और फैक्ट के साथ जो है बताएँगे। तो आप लोग जो है इस क्लास को अंत तक पूरा ज़रूर देखना। एक भी क्वेश्चन बिल्कुल भी मत करना क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले यदि आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। जो लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन नहीं किए हैं, वो सब लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर जॉइन करो। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर आप लोग क्लिक करके ज़रूर जॉइन होइए, ठीक है? तो आज की क्लास की क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे उससे पहले, जो इससे पहले की शिफ्टों में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ क्वेश्चन बताएँगे, आंसर नहीं बताएँगे। जल्दी से उन क्वेश्चनों को बता देते हैं, उसके बाद जो है आज की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन और आंसर बताएँगे फैक्ट के साथ, ठीक है? तो ये जैसे क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य का प्रशासन किस पुस्तक में वर्णित है? ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। और ASCII में सी का अर्थ क्या है? ये भी पूछा जा चुका है। किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है? ये पूछा जा चुका है। सहायक नदी किसे कहते हैं? ये पूछा जा चुका है। 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा कौन-सा अनुच्छेद जोड़ा गया है? ये भी पहले पूछा जा चुका है। और देवान पिया देवताओं का प्रिय की उपाधि किसे दी जाती है? ये भी पूछा जा चुका है। मेक इन इंडिया मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? ये भी पहले पूछे जा चुके हैं। सारे क्वेश्चन जो हैं आज से पहले पूछे जा चुके हैं। ये क्वेश्चन उन बच्चों के लिए हैं जिनका आगे की शिफ्टों में एग्जाम है, ठीक है? और जो आज पेपर देकर आ चुके हैं, वो थोड़ा वीडियो आगे से देखें, ठीक है? तो जैसे कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ये भी पूछा जा चुका पहले। और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? ये पूछा जा चुका है। किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है? ये पूछा जा चुका है। विटामिन बी 1 की कमी से होने वाला प्रमुख रोग कौन-सा है? और हर्षित की रचना किसने की थी? मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? और 1321 ईस्वी में जब तुगलकाबाद शहर में स्थापना हुई, ये पूछा गया था। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार कहाँ है? मतलब कहाँ से कहाँ तक है? ये पूछा गया था। और 1882 में महिला आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ये पूछा गया था। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? ये पूछा गया था। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत दीवान-ए-रियासत विभाग का मुख्य कोष क्या है? ये पूछा गया था। और मुंबई और गोवा के बीच पश्चिम तट का नाम क्या है? ये भी पहले पूछा जा चुका है। 1829 में खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये भी पूछा जा चुका है। 2025 में इथियोपिया में 12,000 वर्ष बाद किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? ये भी पूछा जा चुका है। और ये दोबारा होगा, रिपीट हो गया। और ये मेक इन इंडिया मिशन किस वर्ष शुरू किया गया? ये भी पूछा जा चुका है। और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं पहले की शिफ्टों में पूछे जा चुके हैं। तो जिन बच्चों का आगे की शिफ्टों में एग्जाम है, वो लोग ये सारे क्वेश्चन जो है देख लें और इन टॉपिक से आप लोग जो तैयारी करके जाओ, आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा, ठीक है? हमने ये आपको शॉर्ट में इसलिए बता दिया है ताकि आप लोगों की मदद हो सके, ठीक है? तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन जो है पूछा गया था स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन ये था कि भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन-सा है? भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन-सा है? ऑप्शन है त्रिपुरा, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, ठीक है? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल रबर इन इंडिया। तो इसका जो सही जवाब हो जाता है बी, केरला। भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है केरल है। यहाँ की जलवायु में मिट्टी और रबर उत्पादन के लिए अत्यंत अनुकूल हैं। केरल का कोट्टयम जिला रबड़ कैपिटल ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। यहाँ रबड़ बोर्ड का मुख्यालय भी स्थित है। भारत विश्व के प्रमुख रबड़ उत्पादक देशों में से एक है। केरल के अलावा त्रिपुरा और कर्नाटक भी रबड़ उत्पादक करते हैं, लेकिन उनका योगदान कम है। रबर का उपयोग टायर, जूते और अन्य औद्योगिक उत्पादों में होता है, इसलिए केरल रबड़ उत्पादन भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो सही जवाब जो हो जाता है केरल। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी लगाया है, उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है और इनका एक क्वेश्चन सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है? केरला। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर।
क्वेश्चन नंबर 2 है, बैसागु उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बैसागु उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड। बैसाखू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है असम में। बैसाखू उत्सव असम राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है, जिसे बोडो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। यह त्यौहार बोडो नववर्ष के रूप में मनाया जाता है और अप्रैल महीने में बोहाग बिहू के समय आयोजित होता है। इस दौरान लोग जो है पारंपरिक नृत्य और संगीत का आयोजन करते हैं। बगुड़म्बा नृत्य इस उत्सव का मुख्य आकर्षक होता है। इस त्योहार में भगवान शिव यानी कि बाथो शिवराय की पूजा की जाती है। यह उत्सव कृषि और प्रकृति से जुड़ा हुआ है। इससे जो है असम की सांस्कृतिक विविधता और परंपराओं का पता चलता है। सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर ए है, असम। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि ब्लू स्ट्राइक पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ब्लू स्ट्राइक पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ब्लू स्काईज इनिशिएटिव? जल संरक्षण, आंतरिक अनुसंधान, वायु प्रदूषण नियंत्रण या वनीकरण? तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, वायु प्रदूषण नियंत्रण। ब्लू स्काई पहल का संबंध वायु प्रदूषण को कम करने में है। संयुक्त राष्ट्र ने इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई की शुरुआत की। इसका उद्देश्य लोगों को स्वच्छ हवा के महत्व के बारे में जागरूक करना है। यह हर वर्ष 7 सितंबर को मनाया जाता है। इस पहल के माध्यम से सरकारों और संगठनों को वायु प्रदूषण को कम करने के लिए प्रेरित किया जाता है। वायु प्रदूषण स्वास्थ्य, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। यूएनईपी इस पहल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका मुख्य लक्ष्य स्वच्छता और स्वास्थ्य वातावरण बनाना है। ठीक है, सही उत्तर है वायु प्रदूषण, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। हु इज द ऑथर ऑफ द प्रयाग प्रशस्ति ऑफ समुद्रगुप्त? कालिदास, बाणभट्ट, हरिसेन और रवि कीर्ति। तो इसका सही जवाब हो जाता है हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति जिले इलाहाबाद में प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद स्तंभ लेख भी कहा जाता है, गुप्त काल का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अभिलेख है। यह प्रशस्ति गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के शासनकाल से संबंधित है। उनके जीवन, विजयों तथा प्रशासन की जानकारी देती हैं। इस अभिलेख के रचयिता हरिसेन थे, जो समुद्रगुप्त के दरबार में कवि और मंत्री के रूप में कार्यरत थे। हरिसेन ने इस प्रशस्ति को संस्कृत भाषा में लिखा। इसमें चंपू शैली का प्रयोग किया, जिसमें गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण होता है। इस लेख में समुद्रगुप्त की दिग्विजय नीति, दक्षिण भारत के अभियानों और अन्य शासकों पर उनकी विजय का विस्तृत वर्णन मिलता है। अभिलेख अशोक स्तंभ पर अंकित है, जो इसे और भी ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण बनाता है। इस प्रशस्ति से हमें गुप्त काल की राजनीतिक स्थिति, प्रशासनिक व्यवस्था और राजा के व्यक्तित्व की जानकारी मिलती है। हरिशेषण ने समुद्रगुप्त को एक महान विजेता और उदारदाता और कुशल शासक के रूप में प्रस्तुत किया है। इसलिए यह अभिलेख भारतीय इतिहास के अध्ययन में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी सही जवाब है, हरिशेषण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की तुलना किन देवताओं से की गई है? इन द प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त इज कंपेयर्ड विथ विच डेट्स? ऑप्शन है कुबेर, वरुण, इंद्र और यम, विष्णु, शिव, ब्रह्मा, गणेश
सूर्य, चंद्र, वायु और अग्नि, केवल कुबेर और इंद्र। तो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, कुबेर, वरुण और इंद्र, यम। ठीक है, कुबेर, वरुण, इंद्र और यम। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की महानता को दर्शाने के लिए उनकी तुलना विभिन्न देवताओं से की गई। यह तुलना हरिशेषण द्वारा रचित प्रशस्ति के 26वें श्लोक में मिलते हैं। ठीक है, यह तुलना हरिशेषण द्वारा रचित प्रशस्ति के 26वें श्लोक में मिलती हैं। इसमें समुद्रगुप्त को लोकपालों के समान बताया गया है, जो 4 देवताओं के देवता होते हैं। कुबेर से उनकी तुलना उनकी दानशीलता और उदारता के कारण की गई है, क्योंकि वे प्रज्ञा को दान देने में उदार थे। और वरुण से उनकी तुलना न्यायप्रियता और शासन की दृढ़ता के कारण की गई। इंद्र से उनकी तुलना उनके साहस, युद्ध कौशल और विजय अभियानों के कारण की गई। यम से उनकी तुलना दुष्टों से दंड देने की उनकी क्षमता के कारण की गई। इस प्रकार इन 4 देवताओं के गुणों को समुद्रगुप्त में दिखाकर उन्हें एक आदर्श शासक के रूप में प्रस्तुत किया गया। शैली उस समय के दरबारी साहित्य विशेषता या इसमें राजा की प्रशंसा बढ़ा चढ़ाकर की जाती थी, और इससे हमें उस समय की साहित्यिक और सांस्कृतिक परंपराओं की जानकारी मिलती है। ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि 1857 की क्रांति में कानपुर से नाना साहब का मुख्य सेनापति कौन था? कुंवर सिंह, तत्या टोपे, मंगल पांडे या बेगम हजरत महल। तो लखनऊ से थी तत्या टोपे, मंगल पांडे, ये कुंवर सिंह में से 3 में से एक सही होगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाता है तत्या टोपे, ऑप्शन नंबर जो है बी सही जवाब हो जाता है। देख लेते हैं, 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। इस क्रांति में कानपुर क्षेत्र का नेतृत्व नाना साहब ने किया था, जो पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। नाना साहब के सबसे विश्वसनीय सहयोगी और मुख्य सेनापति तत्या टोपे थे। तत्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, और वे एक कुशल सैन्य रणनीतिकार थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कई युद्धों का नेतृत्व किया, और अपनी अपनी जो है गुल्ली युद्ध, क्या बोलते हैं इसको, गोरिल्ला युद्ध बोलते हैं। ठीक है, गोरिल्ला युद्ध की नीति के लिए वो प्रसिद्ध थे। कानपुर में अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष के बाद उन्होंने हार नहीं मानी और ग्वालियर तथा अन्य क्षेत्रों में लड़ाई जारी रखी। उन्होंने कई बार अंग्रेजों को चकमा देकर अपनी सेना को बचाया और पुनर्गठित किया। अंततः उन्होंने एक विशाल घात के कारण अंग्रेजों द्वारा पकड़ लिया गया और 1859 में उन्हें फांसी दे दी गई। तत्या टोपे का योगदान 1857 की क्रांति में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, और वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नायकों में गिने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, तात्या टोपे। अगला क्वेश्चन है, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन वाज द स्पैरो डे 2026 सेलिब्रेटेड? विश्व गौरैया दिवस 2026 कब मनाया गया है, या विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, 15 मार्च, 18 मार्च, 20 मार्च या फिर 22 मार्च। तो ये मनाया जाता है 20 मार्च को। विश्व गौरैया दिवस हर वर्ष जो है 20 मार्च को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य गौरैया यानी कि स्पैरो पक्षी के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना है। पिछले कुछ वर्षों में शहरीकरण, प्रदूषण और पेड़ों की कमी के कारण गौरैया की संख्या में तेजी से गिरावट आई है। इस दिवस की शुरुआत नेचुरल फॉरएवर सोसाइटी और अन्य संगठनों के द्वारा की गई। भारत में गौरैया को पर्यावरणीय संतुलन का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। यह दिन जो है लोगों को पक्षियों के लिए सुरक्षित वातावरण बनाने के लिए प्रेरित करता है। स्कूलों और सामाजिक संगठनों द्वारा
जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। लोग अपने घरों में घोंसले और पानी की व्यवस्था करते हैं। इस प्रकार यह दिवस जैव विविधता संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो विश्व गौरैया दिवस जो है 20 मार्च को मनाया जाता है। चाहे 2026 पूछे, चाहे 2025 पूछे, चाहे जब पूछे। ठीक है, यहाँ पर 2025-26 पूछे ना पूछे, आपको बस इतना याद रखना है कि विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन मेन होना चाहिए। बट यहाँ पर 2026 दे दिया है कन्फ्यूज करने के लिए। ठीक है, बच्चे कन्फ्यूज हो जाएँ। तो ये गौरैया दिवस जो है एक डेट को होता है और 20 मार्च को हमेशा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चाप चर कुट उत्साह कहाँ मनाया जाता है। चाप चूर कुट उत्साह कहाँ मनाया जाता है। वेयर इज चाप चूर कुट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय। तो इसका सही जवाब है मिजोरम। चाप चर कुट मिजोरम राज्य का एक प्रमुख और पारंपरिक त्यौहार है। यह मुख्य रूप से मिजो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। यह त्यौहार झूम खेती, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन से जुड़ा हुआ है। जब जंगल की सफाई और पेड़ों को काटने का कार्य पूरा हो जाता है तब इस उत्सव को मनाया जाता है। यह आमतौर पर मार्च महीने में आयोजित होता है। इस दौरान लोग पारंपरिक नृत्य, संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। महिलाएं और पुरुष रंग-बिरंगे पारंपरिक परिधान पहनते हैं। यह उत्सव मिजोरम की सांस्कृतिक पहचान को दर्शाता है। यह अन्य राज्यों के यानी कि यह जो है राज्य के पर्यटन को भी बढ़ावा देता है। तो मिजोरम जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है मिजोरम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि भारत विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी कब करेगा। महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था। व्हेन विल इंडिया होस्ट द वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप, कब होस्ट करेगा। 2026, 2027, 2028 या 2030। तो 2028 में। ठीक है, भारत को वर्ष 2028 में विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी का अवसर मिला है। यह महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन है जिसमें विश्व भर के एथलीट भाग लेते हैं। इस आयोजन से भारत की खेल संरचना और अंतर्राष्ट्रीय पहचान को बढ़ावा मिलेगा। भारत में खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इस तरह के बड़े आयोजन देश के युवाओं को खेलों की ओर प्रेरित करते हैं। इससे खेल बुनियादी ढांचे का विकास होता है। भारत पहले भी कई अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों को जो है मेजबानी कर चुका है। यह आयोजन भारत के लिए गौरव का विषय है। तो आज की क्लास में बस इतने ही क्वेश्चन थे। ठीक है, इतने ही क्वेश्चन थे। यदि आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो आपको क्या करना है, देखो लाइक करना है। सारे पॉइंट्स लिख देंगे। ठीक है, लाइक करना है और उसके बाद आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। और उसके बाद जो है आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल को, ठीक है, टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन करना है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। और जिन बच्चों का पेपर होता जाए आप लोग टेलीग्राम चैनल पर क्वेश्चन जो है शेयर कर दिया करें। क्वेश्चन जो है शेयर कर दिया करें ताकि जो है आगे जिन बच्चों का एग्ज़ाम हो उनकी मदद की जा सके। ठीक है, तो आप लोग इतना काम करना। हम मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।